गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ बच्चों, कहाँ से हमें करना था डिस्कस? क्या होमवर्क था? सी पार्ट था आई बिलीव, है ना? हाँ बच्चों बताओ, एक्सरसाइज 0 सी पार्ट डाउट्स। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा है कि ये क्या लिखा है, सप्लाइंग हीट एट अ कांस्टेंट रेट। तो अब क्या कहा है, टाइम टू रेज टेम्परेचर फ्रॉम 0 to 100 is 5 minutes, टाइम टू बॉयल अवे at 100 is 28, देन स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इन, एक तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे स्लैश आएगा, जूल पर ग्राम इज। आपको क्या कहा हुआ है, मतलब यहाँ पे कि dq by dt कांस्टेंट है, राइट? तो अब वाटर का टेम्परेचर 0 से 100 करने में हमें कहा है 5 मिनट्स लगे, तो आपने कितनी हीट दे दी? इसको dq by dt कह लो, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी कह लो, एक ही बात है। तो ये डेल्टा क्यू हो गया c इंटू 5 मिनट्स, और ये होना कितना चाहिए, m इंटू सी दिया हुआ है हमें 1 इंटू डेल्टा टी कितना है 100। सेकेंड केस में डेल्टा क्यू कितना है, c इंटू 28, ये कितना है m इंटू एल। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, इससे l आ जाएगा, लेकिन ये जो L आएगा ये कैलोरीज में आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने कैलोरीज यूज किया, तो इसको जूल्स में आप कन्वर्ट कर लोगे। ऑलराइट, चलो। सर हाँ जी, सर ये टाइम वाला रिलेशन तो मतलब ये हमने कब किया था सर, टाइम वाला? अभी किया नहीं ना सर, अभी मतलब। नहीं इसमें तो हमने ये पढ़ा था ना कि ये लिखा है ना, मतलब ये कोई ऐसे अलग से नहीं हमने पढ़ा। ये जो लिखा है हीट एट अ कांस्टेंट रेट, कोई भी रेट का क्या मतलब होता है कि उसको टाइम से डिवाइड कर दिया। मतलब सर यहाँ से सी क्या ली है सर हमने? यहाँ पे सी इंटू 5 लिखा है, जो सी क्या है सर यहाँ ये पे? हमने कहा है ये वही है, रेट है जो कांस्टेंट रेट दिया हुआ है हमें। किसी भी चीज का रेट क्या होता है, जब हम उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो आपको ये कहा है कि वो क्वांटिटी कांस्टेंट है, कि हीट को टाइम से डिवाइड करके जो क्वांटिटी बन गई वो कांस्टेंट है, कि यूनिट टाइम में जो हीट दी। नहीं सर, तो हमने एल निकालनी है ना सर, तो सी हाँ, की वैल्यू क्या भरेंगे सर वहां पे? एल सी तो वो। भरना ही नहीं ना, डिवाइड किया तो कट गया सी। ओके सर, ओके ओके ओके। आगे बच्चों, बोलो बच्चों फटाफट। थर्ड भी बिल्कुल सेकंड की तरह ही करना है। इसमें भी क्या है कि हीटर है, तो कोई भी हीटर अगर कोई होगा तो वो कांस्टेंट रेट पे ही हीट सप्लाई करता है। तो बिल्कुल जैसे पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही डी क्यू बाई डी टी कॉन्स्टेंट लेके उससे ही होगा।
आगे बच्चों, सर 5th। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने किया है पिछली क्लास में, इसके जैसा, जहां हमने आइस और स्टीम लिया था। ये तो उससे और आसान ही है। मतलब इसमें आपका क्या बन जाएगा जब आप सॉल्व करोगे? केस 1 लोगे कि भाई सारा वाटर है, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। तो केस 2 बनेगा कि कुछ पार्शियल आइस मेल्ट होएगी। आगे बच्चों, सर 8th। इसमें तो बस मासेस 3m 4m लेके स्पेसिफिक हीट्स 4c 5c, फिर मिक्सचर वाला रिजल्ट लगा दो, आंसर निकलेगा। m और c वाली टर्म्स कट जाएंगी आपकी। सर वही ना कि डेल्टा Q1 इज इक्वल टू डेल्टा Q2। ना, डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 इक्वल टू 0। नहीं मतलब एक तो दूसरी तरफ जाएगा ना सर, टेम्परेचर घटेगा भी ना सर, अगर अपने एक का आप इस बढ़ेगा। रिजल्ट से आ जाएगा ना। हाँ सर उसमें जब आप डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 इक्वल टू 0 करोगे, अपने आप सही टेम्परेचर आ जाएगा। आगे बच्चों, ये बच्चों 15th क्वेश्चन में करेक्शन करना, वो 10⁻⁹ नहीं है, 109 है। सर हाँ जी। सर जो 9th है उसमें मैंने mgh इज इक्वल टू mc डेल्टा t लगाया सर, वही लगेगा ना सर इसमें? पर सी को जूल में कन्वर्ट करना, वो नहीं किया होगा। उसको हाँ सर 4.4 मतलब अपना 4200 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर। हाँ, सर मतलब मैंने बहुत क्वेश्चंस में 4200 से नहीं करोगे, 4.2 से करोगे। बस 4 कैलोरी पॉइंट पर केजी दिया ना आपने, तो बस कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना। केजी तो है ही पहले ही। ओके सर। एक्सरसाइज 1 बच्चों, सर एक बार फर्स्ट एंड सेकंड समझाना जरा थ्योरेटिकली, मतलब उनका मतलब तो नहीं वो। ये क्या होता है कि मतलब इसमें फर्क क्या है? इसमें जो स्पेसिफिक हीट होता है उसमें तो ये होता है कि मतलब यूनिट मास भी होना चाहिए। यहाँ यूनिट मास नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में। इसमें तो आपको सिर्फ ये कहा है हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। मतलब ये क्या बन गया? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, जो कि क्या बन गया? m/c। इसको बच्चों थर्मल कैपेसिटी बोलते हैं। मतलब सिर्फ C जो होता है वो स्पेसिफिक हीट होता है, जब m/c होता है उसको थर्मल कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो सेकंड भी उसी से हो जाएगा।
ओके सर एक 18th सर 18th इसके बच्चों थर्ड का आंसर आ रहा है एग्जैक्ट? सर आ गया था सर मेरा तो। बाकी लोग थर्ड का आ रहा है? सर 0.147 आया था सर आंसर में, मतलब 148 दिया हुआ है तो मैंने उसको तो 1 पॉइंट। वो तो ठीक है, आ गया था। हरसिमरन, जशन, इतने कम लोग क्यों भाई आज? जशन आपका आ गया था? आ गया तो ट्राई करना भाई, दोबारा करना। आगे बच्चों। सर 18th। बस इसमें हमें क्या कहा है कि 1000 आई उसके पास और एफिशिएंसी दे दी 56% है। मतलब जो वो यूज कर सकता है, जो काम की एनर्जी है उसके पास, वो मतलब 1000 इंटू 56/100 हो गई। और ये कैलोरीज में है अगेन, तो इसको जूल्स में कन्वर्ट कर लो। 4.2 दिस इज इक्वल टू mgh। 6 इंटू 10 इंटू h, इससे h निकल आया। आगे। फटाफट पूछो बच्चों। सर 26 था सर। सर एक जो 19th है सर, सर उसको सर हमने हमने उसमें भी, उसमें क्या किया, हाँ सर उसमें वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है सर, MW दिया हुआ है ना सर हमें, जो हमें MW इज इक्वल टू MC/CW लिखा था सर, उसे हमने 20 उस उसमें जो 20 ग्राम दिया है सर, उसे हमने 4.2 से क्यों मल्टीप्लाई किया सर? मतलब क्योंकि 4 जूल में पॉइंट पूछा है ना आपको। सर ग्राम, लेकिन ये तो ग्राम में दिया है सर, ये कौन सा कैलोरी? सिर्फ ग्राम से मत देखो ना, हीट का यूनिट भी तो देखो ना कि वो कैलोरी है या जूल है। आपको फाइनली जूल में पूछा है। सर जो 26 क्वेश्चन है उसमें बेसिकली जब वाटर इक्विवेलेंट दे दिया तो अब आपको कॉपर के बारे में कुछ नहीं सोचना। आपके लिए तो क्वेश्चन ये है कि हाँ सर एक वो, मेटल ब्लॉक है 150 पे और वाटर है 27 पे। मतलब अब टोटल वाटर कितना हो गया? 0.025 प्लस ये जो 150 वाला है, इसको कन्वर्ट करके ग्राम्स में, ये टोटल वाटर हो गया। बस इसके साथ मिक्सचर का वो लगा दो। ओके सर ओके। नहीं सर मतलब सर इसमें भी सर वो होगा ना सर 4 पॉइंट, मतलब सर वैसे ही मैंने किया था जैसे आपने बताया, शायद मैंने इसमें भी 4.2 से मल्टीप्लाई नहीं किया शायद, इसीलिए मेरा आंसर नहीं है कि वो होगा ना सर, वो भी उसमें 4.0 तो। मतलब ये आपको आंसर से देखना पड़ेगा कि उन्होंने किस में दिया हुआ है, यूनिट्स क्या लिए हुए हैं उन्होंने, कि उन्होंने आंसर इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज दिया हुआ है या इन टर्म्स ऑफ जूल्स दिया हुआ है, उसके हिसाब से ही आपको आंसर करना होगा। ये ध्यान रखना होता है। सर एक चलो 10th और 20th में मेरे को ये डाउट था सर, एक में तो मतलब थर्मल कैपेसिटी, वो क्या है, थर्मल कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट सर, एक में तो हम
मतलब सी आज मतलब बता सर दिया ना मैंने कि स्पेसिफिक हीट क्या है, थर्मल कैपेसिटी क्या है, वो जो फर्स्ट ओके सर सेकंड क्वेश्चन था। ओके। हाँ जी, तो बच्चों हमने लास्ट टाइम पे डिफाइन किया था कंडक्शन को, और हमने उसके लिए ये रिजल्ट बनाया था। ठीक है जी, आई होप सबने ये रिवाइज किया है। ठीक है, तो अब कंडक्शन में बच्चों देखो, इसको हम एक और फॉर्म में करते हैं। इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, देखो बच्चों, इसको बच्चों हम रिलेट करेंगे विद आवर चैप्टर ऑफ करंट। तो करंट में बच्चों डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी होता था, बट वहां पे ऑब्वियसली उसका मतलब चार्ज अपॉन टाइम होता था। यहाँ पे ये हीट अपॉन टाइम है। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं एज हीट करंट। अगेन प्लीज टेक केयर कि ये हीट अपॉन टाइम है, चार्ज अपॉन टाइम नहीं है। इसको बच्चों हम इस तरह लिख देंगे, डेल्टा टी अपॉन एल बाय के ए। ठीक है, बस मैंने क्या किया, के ए को नीचे ले गया मैं। इसको हम बोल सकते हैं एज डेल्टा टी ओवर आर थर्मल, जहां पे आर थर्मल क्या बन गया, 1/k इंटू एल बाय ए। So just compare this concept with current chapter. करंट में आप कहते थे कि जो करंट होता है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस होती थी रो एल बाय ए। तो देखो सारा कुछ वैसा ही है, बस फर्क क्या है। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक केस में हीट करंट है, यहां पे नॉर्मल करंट है चार्ज अपॉन टाइम। राइट हैंड साइड पे ऊपर करंट चैप्टर में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहां पे बस टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। दोनों में नीचे रेजिस्टेंस है, बस वहां पे हम रेजिस्टेंस को रो एल बाय ए लिखते हैं, क्योंकि वहां पे रो जो था वो रेजिस्टिविटी था। यहां पे हम 1/k इंटू एल बाय ए लिख रहे हैं, क्योंकि यहां जो k है वो कंडक्टिविटी है। तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी उल्टे होते हैं, इसलिए इनको हम इस तरह लिखते हैं। सर हम्म, सर ये कैसे लिखा, मतलब हीट करंट इज इक्वल टू डेल्टा टी बाय एल बाय के, ये? मैंने तो ऊपर वाले रिजल्ट को लिखा ना, बस रीअरेंज करके। ओके ओके सर, ठीक है सर। तो इससे क्या हो जाता है कि अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं बच्चों, ये जो फॉर्म है, इससे ऐसा हो जाएगा कि अब आप सारे के सारे जो करंट वाले कंसेप्ट्स हैं वो यूज कर सकते हो, सीरीज, पैरेलल, व्हीटस्टोन ब्रिज एटसेट्रा। सब कुछ एज इट इज वैसे का वैसा यूज हो जाएगा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल करें,
जैसे बच्चों ये मान लो 2 रॉड्स हैं जो हमने ज्वाइन की हुई हैं, L1 L2 K1 K2, एरिया सेम है दोनों का A, और लेट्स से एक तरफ टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, एक तरफ टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैं बच्चों पार्ट्स लिख रहा हूं, आप ये मुझे सारे पार्ट्स एक एक करके सॉल्व करके दिखाओ। सबसे पहले ये बताओ कि ये जो रॉड्स का अरेंजमेंट है ये सीरीज है या पैरेलल है? मुझे सबका आंसर चाहिए बच्चों चैट में। दो आए हैं अभी तक। तीन, चार, 5, 6, मयंक दोबारा सोचो। 7, जशन को टाइप करना अच्छा नहीं लगता, इज इट? 8, किरण, सृष्टि, ओके। तो आई थिंक बड़ा क्लियर कट था कि जितना करंट लेफ्ट से आ रहा है उतना ही आगे जाएगा, एंड टू एंड कनेक्टेड है, तो ये हो गया सीरीज। तो इस केस में अब इस अरेंजमेंट का आर थर्मल निकालो फटाफट, क्या बन जाएगा? ए दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो भाई सीधी बात है कि सीरीज में तो रेजिस्टेंस हो गई R1 प्लस R2, पहले की रेजिस्टेंस क्या हुई L1 बाय K1 है, दूसरे की रेजिस्टेंस क्या हुई L2 बाय K2 है, करेक्ट? तीसरा बच्चों हीट करंट, क्या बन जाएगा? हीट करंट तो बस क्या करना है, डेल्टा टी ओवर आर थर्मल। तो डेल्टा टी क्या है, 100 माइनस 20, एंड आर हमने नीचे लिख ही दिया, राइट? अब बच्चों डी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर ऑफ जंक्शन। एक बार ये सोचो कैसे होगा। हाउ कैन यू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन?
तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम क्या कंसेप्ट यूज करेंगे? कर लो, चलो टेक 2 मिनट्स, सोचो अगर आप कर सकते हो। करंट का कंसेप्ट यूज करो। यस, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि सीरीज में है तो करंट सेम होगा। तो आप इसका टेम्परेचर बीच वाले का कुछ भी टी मान लो। तो वही जितना करंट लेफ्ट रॉड में ट्रैवल कर रहा होगा, उतना ही करंट राइट रॉड में ट्रैवल करना चाहिए। अब अगर हम सिर्फ लेफ्ट रॉड को देखें, उसके लिए करंट क्या हुआ? उसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन उसकी थर्मल रेजिस्टेंस। सिर्फ बच्चों अब लेफ्ट रॉड के लिए लिख रहे हैं हम। अब हम अगर राइट रॉड को देखें, ठीक है जी, तो बस इसको आप सॉल्व करके ए कट गया, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। क्या ये समझ आया बच्चों? ओके, ऐसे ही बच्चों अगला एग्जांपल करो। ये एक रॉड है, इसके एक तरफ टेम्परेचर T1 है, एक तरफ T2 है। बच्चों एक ध्यान रखना है, जैसे जब आप T1 माइनस T2 लिखते हो ना, तो वो हमेशा हायर माइनस लोअर लिखना है टेम्परेचर, क्योंकि ऑब्वियसली करंट हाई से लो टेम्परेचर ही फ्लो करता है ना। तो मान लो ये टेम्परेचर T1 है विच इज ग्रेटर देन T2, आपको गिवन है पहले से ही। तो हमें पता चल गया कि जो हीट है वैसे ट्रैवल करेगी। हमें रॉड की टोटल लेंथ एल दी हुई है। आपको बच्चों बताना है कि किसी भी एक्स पे क्या टेम्परेचर होगा, मतलब फाइंड टेम्परेचर एट डिस्टेंस एक्स। करो बेटा।
सर इसका के या ए का कोई मतलब दिया नहीं हुआ कि सेम है या डिफरेंट एरिया? वो तो एक ही रॉड है ना, तो ऑब्वियसली एक ही के होगा, एक ही वो होगा, एरिया होगा। ओके सर। अगर हो गया तो अच्छा आपने ग्राफ भी बनाना है। ऐसे टेम्परेचर वर्सेस एक्स का। हुआ बच्चों? तो देखो बच्चों क्या करना है, सी आप क्या करो, जहां पे एक्स पे है वहां से एक तरह से मान लो कि दो रॉड्स हैं, एक रॉड एक्स लेंथ की हो गई और एक रॉड जो बची वो एल माइनस एक्स लेंथ की हो गई। वहां से एक तरह से आपने कट कर दिया, ऐसे सोच लो। तो बस फिर बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह करना है। सर आंसर कितना है बस वो बता दो सर, निकाल तो लिया। बस 1 मिनट में आ ही जाएगा आंसर। तो ये बन गया T1 माइनस एक्स, सॉरी T1 माइनस टी अपॉन एक्स बाय के ए इज इक्वल टू T माइनस T2 अपॉन L माइनस एक्स बाय के ए। तो ये के कट गया, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, यू विल गेट T इज इक्वल टू T1 माइनस। सर मेरा ऐसे है मतलब टी इज इक्वल टू, नहीं बस आप हाँ ये देखो इसके साथ मैच हाँ कर सर, रहा हाँ है। सर यही है सर, यही है। ठीक है, मतलब इससे क्लियरली पता चल रहा है कि x इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर T1 हो गया और x इक्वल टू L पे टेम्परेचर T2 हो गया। और ये आप देख सकते हो कि लीनियर रिलेशन ही है, तो जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्टार्ट होगा T1 से, एंड होगा T2 से। सर मुझे ना ये नहीं बनाना था ग्राफ, मतलब कैसे किया हमने? ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा है ना, हाँ सर वो तो ठीक है सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो उससे। ओके सर। अगला क्वेश्चन ट्राई करो बच्चों। ये 3 रॉड्स हैं, एक का है यहाँ
ये टेम्परेचर्स दे दिए, इनके L, K और A दिए हुए हैं। आपको ये जंक्शन का टेम्परेचर निकालना। अमन, लॉजिकली सोचो, जो आपने आंसर लिखा है वो कैसे आ सकता है? जिसका हो गया वो अगला करो बच्चों। बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं करवा रहा हूँ आपको। मतलब अगर आना होगा कोई इस चैप्टर से क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा चांस है कि इस जैसा ही आएगा कुछ।
बचे ऊपर वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से। सी यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 रॉड्स आ गई, तो क्या हम यहाँ पे ये कह सकते हैं सीधा सीधा कि जितना एक रॉड से आया उतने दूसरे में चला गया? नहीं, हमें तो ये कहना पड़ेगा कि जितना मान लो ऊपर वाली रॉड से हीट करंट आ रहा है वो नीचे वाले 2 में डिवाइड हो गया। मतलब जितना ऊपर से आया वो नीचे वाले 2 में डिवाइड हो गया। हाँ, यहाँ पे ये भी हो सकता था कि कोई 2 से आ रहा और तीसरे में चला जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 रॉड्स में है अब। बिल्कुल जैसे आप किरचॉफ में लिखते थे करंट में, है ना? अगर कोई जंक्शन आ जाता था। ये पॉइंट समझ आ रहे हैं सबको बच्चों? तो अब कैसे हम क्या मान रहे हैं कि भाई जितना ऊपर से करंट आया वो नीचे वाली 2 में डिवाइड हो गया रॉड्स में, ठीक है ना? तो अब इसको लिखेंगे कैसे? भाई ऊपर वाले से कितना करंट आ रहा होगा, उसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन उसकी थर्मल रेजिस्टेंस। अब ये कहां कहां जा रहा है? नीचे वाली 2 में। लेफ्ट साइड वाली रॉड में कितना जाएगा? T-0 अपॉन उसकी रेजिस्टेंस, और राइट साइड वाले में कितना जाएगा? T-20 अपॉन उसकी रेजिस्टेंस। तो अब ये देखो L/K एक ही टर्म को कट गई, 2 कट गया, इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये 2 ऊपर चला गया, 200 माइनस 2T इज इक्वल टू T/2। यहाँ से भी 2 ऊपर चला गया, प्लस 2T माइनस 40। ये बन गया 240 इज इक्वल टू 4T प्लस T/2। तो ये T आपका बन गया 480/9 T। 53 के आसपास बन जाएगा। अंडरस्टूड? चलो अगला करो। हाँ बिल्कुल। सर अगर किसी क्वेश्चन में टी फाइंड करना हो हम्म तो सर मतलब हम कुछ भी मान सकते हैं, वो एंड में अपने आप बदल जाएगा? हाँ हाँ हाँ, मतलब यहाँ पे बस इम्पोर्टेंट क्या था कि मतलब आपने, जैसे मैं यहाँ ये मान रहा हूँ कि जितना ऊपर से आ रहा है उतना 2 में जा रहा है, यस सर। तो इसलिए मैंने ऊपर लिखा भी ऐसे है T-0 T-20। ओके सर। तो अच्छा वो सर अपने आप ठीक है। आ जाएगा साइन के साथ।
हाँ बच्चों, अब अगले में देखो क्या करना है। सी, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी क्या बन गया? 100 माइनस 0 ओवर एल बाय के ए। और अब ये डेल्टा क्यू हमें चाहिए कितना? एम इंटू एल। ये ध्यान रखना बच्चों, इसको एल डैश कर दो, मिक्स मत कर देना दोनों एल। राइट, तो ये बन गया एम इंटू एल डैश अपॉन टी। मतलब मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू पुट कर दी, डेल्टा क्यू इतना चाहिए और टी लिख दिया। तो यहाँ से देखो, अब टी क्या बन गया? ये बन गया 100 माइनस 0 के ए बाय एल इज इक्वल टू एम एल डैश बाय टी। तो टी बन गया एम एल एल डैश अपॉन 100 के। हरसिमरन, देखो कितनी छोटी सी गलती की आपने, है ना? बाकी सब ठीक था। हाँ बच्चों, समझ आया ये 2L का चक्कर? समझ आ गया क्या है? ओके, तो बच्चों दिस कंप्लीट्स योर पार्ट ऑफ कंडक्शन। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द सेकंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, which is known as convection। जो कन्वेक्शन जो टॉपिक है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल है, इसमें कोई भी मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, तो इसकी थ्योरी को ध्यान से समझना। तो बच्चों कन्वेक्शन को समझने के लिए लेट्स से हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक वाटर है, हम उसको हीट कर रहे हैं नीचे से। अब बच्चों देखो क्या होता है, ध्यान से समझना। जो वाटर मॉलिक्यूल बिल्कुल फ्लेम के कांटेक्ट में है, वो उसका टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है? लेट्स कॉल दिस मॉलिक्यूल 1। तो टेम्परेचर ऑफ 1 इंक्रीजेस, ठीक है? अब अभी हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो डेंसिटी को क्या हो जाता है? डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है? तो एक मॉलिक्यूल 1 मान लो ऊपर है, नीचे, और एक मॉलिक्यूल 2 ऊपर है। तो मॉलिक्यूल 1 का टेम्परेचर बढ़ गया। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी कम होगी, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि मॉलिक्यूल 1 की डेंसिटी कम हो गई, 2 की ज्यादा है। तो उस कारण से क्या हुआ कि 2 वाला मॉलिक्यूल नीचे आएगा एंड 1 वाला मॉलिक्यूल ऊपर पहुंच गया।
ठीक है, तो इस कारण से जो वन मॉलिक्यूल है इट राइजेस अप। तो फिर बच्चों 2 का टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर वो हीट होगा, फिर ऊपर जाएगा एंड सो ऑन। इस तरीके से जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। तो बच्चों इस केस में प्रैक्टिकली ये हुआ कि अगर हम जैसे मान लो ऊपर अपना हैंड रखते हैं, हमें गर्म फील होगा पानी, बट ये गर्म फील क्यों हुआ, मतलब ये हीट जो है ये नीचे से ऊपर ट्रांसफर किस तरह हो रही है, मतलब कंडक्शन से अगर हम कंपेयर करें तो। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो अनलाइक कंडक्शन, जहां पे ऐसा हो रहा था कि भाई मॉलिक्यूल्स खुद मूव नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ वाइब्रेट करके आगे से आगे हीट ट्रांसफर कर रहे थे, यहां पे मॉलिक्यूल्स खुद मूव कर रहे हैं। ठीक है, एंड ऑब्वियसली ये वो इसलिए मूव कर रहे हैं कि जैसे ये वाटर है तो यहाँ वाटर में एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, तो इट इज पॉसिबल फॉर मॉलिक्यूल्स टू मूव। ठीक है, तो कन्वेक्शन की डेफिनेशन क्या हो गई? दिस इज मोड ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यू टू actual displacement of molecules from high temperature to low temperature. Right? तो कंडक्शन में था विदाउट डिस्प्लेसमेंट, यहां है डिस्प्लेसमेंट के कारण ही कंडक्शन। ऑब्वियसली बच्चों हम समझ सकते हैं कि जो कन्वेक्शन है वो लिक्विड्स और गैसेस में ही हो सकती है। ऑलराइट, ओके। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ सोच के, ये जो ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट है, अगर हम इसको ग्रेविटी फ्री स्पेस में करते तो क्या होता?
तो भाई ऐसा हो जाएगा कि जो पार्टिकल है आपका वो मूव ही नहीं करेगा, है ना? फिर तो भारी हल्के से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, मतलब फिर तो कोई रीजन ही नहीं होगा जिस कारण से 2 वाला पार्टिकल नीचे आना चाहेगा। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? तो बच्चों व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि कई बार हम ना कन्वेक्शन में ऐसा सोच लेते हैं कि बस हाँ हाई टेम्परेचर होगा, लो टेम्परेचर होगा तो मॉलिक्यूल्स हाई से लो मूव कर जाएंगे, ठीक है? तो सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस होने से ऐसा जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल्स मूव कर जाएंगे। कुछ ना कुछ फिजिकल फिनोमिना होना जरूरी है। मतलब फिजिकल फिनोमिना से मेरा क्या मतलब है कि कोई ना कोई फोर्स होनी चाहिए जो मॉलिक्यूल्स को हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक लेके जाएगी, ठीक है? मॉलिक्यूल्स खुद से हाई से लो टेम्परेचर नहीं जाएंगे, ठीक है? तो ये एक बहुत हमें इंपॉर्टेंट लाइन लिखनी है कि नोट दैट the molecules do not move from a high temperature to low temperature on their own. There needs to be some force, ठीक है? तो ये लिख लो ऊपर कि if the above experiment is carried in gravity free space, ठीक है? ऐसे ही बच्चों हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लो ये कोई फ्लेम चल रही है, तो अब एक पर्सन तो फ्लेम के
ऊपर है यहाँ पे, और एक पर्सन फ्लेम के साइड पे है, ठीक है। तो बताओ कन्वेक्शन के कारण किसके पास हीट पहुंच रही होगी? तो सिर्फ 1 को मिलेगी, राइट? राइट, 2 तक तो मॉलिक्यूल्स मूव ही नहीं करेंगे। अब अच्छा, अब ये मत कंफ्यूज होना कि सर 2 को भी हीट तो लगेगी। यस, 2 को हीट लगेगी, बट वो हीट कन्वेक्शन के कारण नहीं लग सकती, राइट? क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल के लिए कोई रीजन नहीं है कि वो 1 से 2 मूव करे, कोई फोर्स नहीं है ना, कि मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो only one will get heat due to convection. अच्छा बच्चों, अब अगर एक हवा चला दें हम हॉरिजॉन्टल, क्या फिर 2 तक हीट पहुंच जाएगी कन्वेक्शन के कारण? बोलो बच्चों। हाँ, तो अगर कोई हवा चल रही है इस तरह से, तो यस डेफिनेटली ऐसा होगा कि जो फ्लेम के पास वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो 2 की तरफ पहुंचेंगे, तो 2 तक भी कन्वेक्शन चल जाएगी, राइट? So if wind is blowing as shown, then 2 will also receive heat due to convection. राइट बच्चों, ये बात समझ आ रही है? तो बच्चों अब ये 1 तक हीट पहुंचने में और 2 तक हीट पहुंचने में फर्क क्या है? कि 1 पे तो नेचुरली पहुंच रही थी एंड 2 पे जबरदस्ती चल रही है, मतलब हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, इजंट इट बच्चों? तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस व्हाट वी डू इज, हम कन्वेक्शन को बच्चों 2 टाइप्स का बोल देते हैं। एक को हम कहते हैं एज फ्री कन्वेक्शन, और एक को हम कहते हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन।
ठीक है। फ्री कन्वेक्शन का क्या मतलब है? जहां मॉलिक्यूल्स नेचुरली मूव कर रहे हैं, राइट, विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। और फोर्स्ड का मतलब है जहां पे मॉलिक्यूल्स ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो फोर्स का जैसे एग्जांपल हो सकता है कि रूम में आपने फैन चलाया हुआ है, तो फैन जबरदस्ती एयर मॉलिक्यूल्स को मूव कर रहा है। अगर आप एक कोई भी गर्म चाय को स्पून से मिक्स कर रहे हो, तो आप जबरदस्ती मॉलिक्यूल्स को मूव कर रहे हो, राइट। तो जहां भी आप जबरदस्ती मूव करोगे वहां पे फोर्स्ड है, जहां पे खुद से मूव कर रहे हो वो फ्री है। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? तो बस बच्चों, कन्वेक्शन में यही होता है कि मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे वो मतलब नेचुरली करेंगे तो भाई वो फ्री हो गई, अगर आर्टिफिशियली करेंगे तो हम उसको फोर्स बोलते हैं। ओके, तो जो दिस इज ऑल अबाउट कन्वेक्शन। जो बच्चों नेक्स्ट पार्ट है रेडिएशन, वो हम अभी नहीं कर रहे, वो हम एक बार जब वेव्स चैप्टर करेंगे उसके बाद करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ वेव्स के कंसेप्ट्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, अच्छा अब बच्चों जो अपना आगे का प्लान रहेगा, सी मुझे एक मिनट बताना, आपका अभी केमिस्ट्री में फिजिकल का क्या चल रहा है? इलेक्ट्रो चल रहा है? ये कितना रहता है बच्चों इलेक्ट्रो? सर एक लेक्चर का शायद, लास्ट इक्वेशन तक हो गया सर।
नहीं, मुझे ऐसे नहीं समझ आएगा। नर्व्स फर्स्ट नहीं कितना सर, अभी रहता है? तो पड़ा है सर, अभी तो टाइम लगेगा जी शायद इसमें। अच्छा सर वो मतलब एंड वाले होते हैं ना जो, सर वो अभी काफी पड़ा है। अच्छा, ठीक है, चलो। मैं सर से कंफर्म कर लूंगा। बेसिकली व्हाट वील बी डूइंग इज कि ये चैप्टर बच्चों, मतलब जैसे ही ये कंप्लीट होता है, इसके बाद अभी आपकी कैम में चलाएंगे ओनली ऑर्गेनिक। ठीक है, और सिमिलरली फिजिक्स में देखो, अभी आपका क्या है कि हीट का जितना पोर्शन हमने करना था वो कर लिया। इसका बच्चों आपने मतलब होमवर्क में अब डी पार्ट करना है। ठीक है, तो अब फिजिक्स में आपका बच्चों उधर क्या चल रहा है 11th का? सर वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, वर्क पावर। तो अब फिजिक्स में हम ये करने वाले हैं कि अभी थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पे सिर्फ आपका 11th वाला पोर्शन चलेगा, मैकेनिक्स वाला। बेसिकली ये क्या होगा, अब आपका वर्क पावर से रोटेशन तक चलेगा। नहीं, रोटेशन नहीं, ग्रेविटेशन तक। ठीक है, तो इसकी मतलब 6 क्लासेस हो जाएंगी, तो ये यहाँ से ग्रेविटेशन तक बहुत फटाफट हो जाएगा। तो उसके बाद जैसे ही ग्रेविटेशन खत्म होगा, उसके साथ फिर हम इलेक्ट्रो स्टार्ट कर देंगे। इसका लॉजिक समझ रहे हो बच्चों? है ना, मतलब सबको पता है कि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बिल्कुल सिमिलर है। तो फिर आपका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, कैपेसिटर, इसके बाद हम सेमीकंडक्टर करेंगे, एंड सो ऑन। मतलब इस तरह से चलेगा। तो मतलब क्या है बच्चों कि जैसे क्या होता है, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जैसे मतलब पार्शियल क्लासेस में थोड़ी सी स्पीड कम बनती है कंपेयर टू अगर एक ही पोर्शन इकट्ठे चल रहा हो। तो थोड़ा सा एम ये है कि कुछ देर वहाँ ऑर्गेनिक वाला आपका मेजर पोर्शन थोड़ा स्पीड अप होके हो जाए। ठीक है, इधर से ये वाला पार्ट आपका फटाफट हो जाएगा, ताकि आपका ये एक पूरा सेक्शन आपका खत्म हो जाएगा मैकेनिक्स वाला। ठीक है, तो मतलब आप ये मान लो कि जब हम ग्रेविटेशन तक पहुंच गए, अलोंग विद जो हीट कर लिया हमने, मॉडर्न कर लिया, तो वो आपका 50% सिलेबस तो हो गया वहां तक आराम से, क्योंकि हीट से भी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मॉडर्न से भी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, राइट? तो बस फिर वो साथ साथ आपका दूसरा चलता रहेगा। ओके, चलो ठीक है बच्चों। ओके देन, ये प्लीज कंप्लीट दिस डी पार्ट। ऑलराइट, ओके बच्चों, बाय।